2024 इलेक्शंस में स्टूडेंट्स को लेकर इट्स बिकम अ बिग इशू, चाहे नीट का हो या फिर आप यू कैन टॉक अबाउट द अग्निपथ एंड द अग्निवीर स्कीम, उसको लेकर भी। तो जो स्टूडेंट्स का भविष्य है वो बिल्कुल फोकस में आ गया अब, कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं हर चीज़ में लीक है, ब्रोकन सिस्टम्स हैं, और यूथ एंगर जो है इट्स बिकम अ बिग इशू। यू नो, इट्स नॉट, इट्स पॉलिटिकल येस, बट इट इज़ सोशल ऑल्सो, उसके इम्प्लीकेशन सोशल भी हो गए हैं अब। डू यू एग्री विद दैट? यस। और रही बात इसकी कि राजस्थान में हुआ, सेंटर में हुआ, ये बात ठीक है, हर स्टेट में हुआ, और हर पार्टी की मजबूरी है कि वो वहीं बोलेगी जहां उसके खिलाफ बात नहीं जाएगी, है ना। सेंटर में होना ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, अथॉरिटी ज़्यादा है, सिस्टम्स मजबूत हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हर जगह हुआ इसलिए एंटी की जिम्मेदार नहीं है। एंटी की जिम्मेदार तो बनती ही है, उन्हें केयरफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 लाख बच्चों का भविष्य मजाक तो नहीं है, उनके परिवार भी। अग्निवीर का मामला एकदम अलग है, वहाँ पेपर लीक की दिक्कत नहीं है, वहाँ तो अग्निवीर स्कीम को लेकर दिक्कत है, वो एकदम अलग दिक्कत है। पर हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये मामला पॉलिटिकल, हालांकि पॉलिटिकल होना अच्छा भी होता है, पर सरकार दबाव में आती है, काम करती है, तो ठीक भी है। दबाव तो बिल्कुल बना। हाँ। जैसे ही नए शिक्षा मंत्री आए वो सर मुंडवाते ओले पड़े वही वाली बात हो गई है। मतलब विद इन अ वीक ये इसका भांडा फोड़ हुआ, एंड ही हैड टू डील विद इट एज सून एज ही केम इन। ये ठीक वैसे ही 2014 में जब सरकार बनी पहली बार, ठीक उसी समय यूपीएससी का रिजल्ट 2013 का जब आया, उसमें हमें और बहुत लोगों को लगा कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी एंड इंडियन मीडियम। तो एक मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ उस समय। तो तब इस सरकार के जो मंत्री थे जितेंद्र जी, उनका ये कहना था कि भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो अभी भी आए ही हैं। बात भी ठीक है, उनकी जिम्मेदारी उस समय नहीं बनती थी, लेकिन सिंस यू आर इन द सिस्टम, और अब तो ये बात इसलिए नहीं कह सकते कि सरकार पहले आपकी ही थी, तो केवल मंत्री तो चेंज हुआ। हाँ, 2014 वाली बात नहीं है। सरकार तो वही है। जी जी। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है डेमोक्रेसी में। जी, should have studied it. यस, इसलिए मंत्री एक्स थे या वाई थे, इससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो वही थी। तो अगर एनटीए फेल हुआ है तो जिम्मेदारी एनटीए की भी है, सरकार की भी है, और उन्हीं को एड्रेस करना पड़ेगा, कोई और कैसे करेगा। एंड स्टूडेंट्स ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेकर भी दे हैव बीन वेरी एंग्री, यू नो, पीजी स्टूडेंट्स हो जाएं, इट्स बीन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये नहीं कि वो नई बात है, काफ़ी देर से people have been complaining about it. Another thing which has come in the news, can you just put that thing, general category, reserved category, उसको लेकर जो न्यूज़ में अब आया है, this is regarding UPSC, this is the tweet, ये जो IAS ऑफिसर का है पूजा खेड़कर, getting into a reserved category when she is part of the having a non-creamy layer certificate, possesses property. अब this becomes the whole controversy about reserved, non-reserved. When you have so much of wealth, आप क्या ये सही है, गलत है, आप बताइए, because you have taken the UPSC exam also. आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में था। हाँ। मेरा रैंक 384 था, और मेरे हॉस्टल के मेरे दोस्त जिनका रैंक 415-20 था, वो सब IPS IAS बन के अभी बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं, और मैं ग्रुप बी सर्विस मुझे मिली थी लास्ट में, CSS। सो इन ए वे आई कैन से आई हैव सीन दिस। इसके बाद भी मैं रिजर्वेशन के फेवर में रहता हूँ इन एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न। इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतें बहुत सारी हैं, जैसे कि ये मैं बहुत ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ। देखिए, रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी हैज टू बी देयर ऑन कास्ट की इकोनॉमिक बेसिस पे, इस पे भी डिबेट होता है। व्हाट डू यू फेवर? इस पे हम लोग कई घंटे बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है जी, और मुझे नहीं पता कि कितनी मर्यादाएं हैं, हमें कहाँ तक बात करनी है इस टॉपिक पे। आप जो मर्जी कहना चाहें यहाँ पर। देखिए, रिजर्वेशन कास्ट पे भी होना जरूरी है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुछ एक्सटेंट तक उसमें हो तो अच्छा है, लेकिन ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में, उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये मामला आप बता रही हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। इस पे अप्लाई होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर आप समझ पाएंगे कि क्या मसले हैं, और मैं यूपीएससी को ध्यान रख के बात करता हूँ जी। SC ST कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, उसमें क्रीमी लेयर नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट ने 2004-05 में एक फैसला दिया था एम नागराज के मामले में, जिसमें यह कहा था कि जब प्रमोशन हम देंगे SC/ST में, तब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन क्यों दे रहे हैं. सो इन ए वे दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशंस इन SC/ST. अदरवाइज वहाँ अभी क्रीमी लेयर नहीं है. इसका मतलब क्या है? मैं SC/ST आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूँगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगे और लोग गालियाँ भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उनसे पहले तैयार रहता हूँ. अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका. द ट्रुथ हैज़ टू बी देयर. एब्सोल्युटली. मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी. जिसमें फादर IAS थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या IAS हैं या IPS हैं. उनके स्पाउसेस भी IAS IPS हैं. हाँ, कन्वीनियंट. अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को SC/ST का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए. मैं नहीं समझ सकता. इनको मैं हमेशा कहती थी ये जेनेटिक सिविल सर्वेंट्स होते हैं. हो सकता है, मतलब यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्त SC/ST रिजर्वेशन के बहुत समर्थक हैं भी, बहुत पॉपुलर लोग हैं, अच्छे चिंतक हैं, जब बंद कमरे में मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे आर्गूमेंट दो, अगर आपके आर्गूमेंट में दम है तो मैं मान लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि पब्लिक डोमेन में आर्गूमेंट ये चलता है कि कई हज़ार साल का पिछड़ापन है, कई पीढ़ियाँ लगेंगी बराबर करने में. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देश में 8% करीब STs हैं, 16% SCs हैं. 8% का मोटा मोटा मतलब होता है लगभग, आप मान लीजिए 11 करोड़ के आसपास, और 22 करोड़ SC हैं, 33 करोड़ की आबादी है. सरकारी नौकरियां साल भर में कितनी निकलती होंगी? मेरे ख्याल से सब भी, मतलब पूरे देश की सारी नौकरी मिलाएंगे तो भी शायद 2 करोड़ के आसपास होंगी, सब नौकरियां मिला के भी. इनमें से SC/ST की जो भागीदारी है, अगर हम 24% मान लें दोनों मिला के, वैसे तो 22.5% अभी है, तो भी ये 40-45 लाख होगी मैक्सिमम. इस 45 लाख में 33 करोड़ में से कौन लोग आए कौन ना आए, ये हमें सोचना होगा. जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. एक फैमिली जिसमें IAS कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी IAS का आरक्षण मिले. क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में हैं, स्कूल नहीं मिला जिनको, बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फ़ायदा मिले. हम एक कम्युनिटी को सेंटर में लाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, या उसके कुछ परिवारों को बार बार पावर देना चाहते हैं. पर एक एलिटिज्म है. जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियां सेंटर में हैं, बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो. अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं, वो एलिट्स हैं, और वो एलिट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण उनके हाथ से निकले. तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया, समझा भी दिया कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं. जबकि सच ये है, मैं तो बहुत मुखर तरीके से बात कहता हूँ कि SC/ST में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जैसे OBC में होता है. अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई फैसला ऐसा है, या आपने शायद सुना होगा कि एक कमीशन है, रोहिणी कमीशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है अभी हाल ही में, अभी आई नहीं है सामने पब्लिक डोमेन में. मेरा ख्याल है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लासिफिकेशन इन SC/ST, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में, सरकार शायद उसको लाएगी. इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार का इरादा ये होगा. आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं, सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा, शायद ज़रूरत भी नहीं है उसकी, पर आरक्षण रैशनलाइज हो, उसमें रीजनेबिलिटी हो, ये ज़रूरी है, और ये होगा.